हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फिश एप्लीकेशंस। बिफोर स्टार्टिंग मैं लास्ट क्लास का रिकॉल करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने फिश की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, प्रॉप सिंथेसिस एंड मेथड पढ़ लिया था। फिश की फुल फॉर्म क्या थी? फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल में सिर्फ 3 चीज़ें थी। फर्स्ट था कि प्रॉब होनी चाहिए फ्लोरेसेंटली लेबल्ड, सेकेंड टारगेट सीक्वेंस होनी चाहिए आपकी, और इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। यानी कि जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रॉब है वो टारगेट सीक्वेंस से जाकर बाइंड होती है या हाइब्रिडाइजेशन करती है, जहाँ पर उसको उसकी कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस मिल जाती है वहीं जाके बाइंड होगी, ठीक है। और जैसे ही ये बाइंड होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन करती है, ये फ्लोरेसेंस एमिट करती है, और ये फ्लोरेसेंस आपको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में उस पर्टिकुलर जीन या पर्टिकुलर सीक्वेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस, या फिर उसकी लोकलाइजेशन। यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब है जो कि फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है। इस प्रॉब को टारगेट सीक्वेंस से जाके हाइब्रिडाइज कराया, तो जैसे ही जहाँ भी टारगेट सीक्वेंस से जाके हाइब्रिडाइज हुई, यानी कि जहाँ भी इसने बाइंडिंग करी उस टारगेट सीक्वेंस के साथ, वहाँ पर आपको फ्लोरेसेंस एमिट होगा। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसको इसकी कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस मिल गई। यानी कि मान लो ATGC था तो उसकी कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस उसको वहाँ पे मिल गई, उस पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस के अंदर, उस पर्टिकुलर DNA के अंदर या RNA के अंदर, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हाइब्रिडाइज हुई और उसने क्या करा? फ्लोरेसेंस एमिट किया। गॉट इट? चलिए अब इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टिश्यू एनिमल सेल लेते हैं। इस टिश्यू एनिमल सेल को लेने के बाद इसका फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद इसका प्रॉप से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब प्रॉप क्या होगी? प्रॉप इट कुड बी RNA और इट कुड बी DNA, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिंगल स्ट्रैंडेड होनी चाहिए। थर्ड थिंग, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन करती है, इसको आपको ओवरनाइट रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि इसके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं प्रॉप के और जो आपकी टारगेट सीक्वेंस है उनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स में अच्छे से बाइंडिंग हो पाए, अच्छे से बेस पेयरिंग हो पाए, इसके लिए आपको ओवरनाइट रखना पड़ता है। अब आप इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं। इसके बाद आप इसका स्ट्रिंगनेट वॉश करते हैं। स्ट्रिंगनेट वॉश क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप इसका वॉश नहीं करेंगे तो कई सारे फॉल्स रीडिंग भी आपको मिलेंगी, क्योंकि कई जगह पे जो प्रॉब होती है पूरी तरह से बाइंड नहीं हो पाती, पूरी तरह से बेस पेयरिंग नहीं कर पाती, उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड ही उस टारगेट सीक्वेंस के साथ बाइंड होते हैं। इसको अगर एक एग्जांपल के साथ समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, एक सीक्वेंस है जिसमें है ATGC, ठीक है। अब ये जो ATGC सीक्वेंस है, ये ATGC सीक्वेंस क्या करती है? ये बाइंड होती है। किससे बाइंड होगी? तो ऑब्वियसली बात है TACG से। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉप। अब ये प्रॉप जहाँ भी इसको टारगेट सीक्वेंस में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिली, ये वहाँ जाके बाइंड हो गई। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे चारों ही बेस पेयर इसके कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए और ये बाइंड हो गई, इसके बीच में बेस पेयरिंग हो गई। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये जो ATGC है, आपने प्रॉप डिज़ाइन की, ये कुछ भी हो सकती है, मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही सीक्वेंस बाइंड हो या फिर कोई एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो। प्रॉप तो आपकी कम से कम 40 से लेके 200 न्यूक्लियोटाइड तक की थी ना, 1000 तक आप बना सकते थे। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल फॉर्म बता रही हूँ, या ऐसे इनके अंदर बाइंडिंग होगी और इस वजह से हमें स्ट्रिंगनेट वॉश करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये एक ही न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ या फिर कुछ ही न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुए, तो अब जब कुछ ही न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुए, क्यों बाइंड हुआ? क्योंकि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। वहाँ पे सारे न्यूक्लियोटाइड वैसे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक या दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं या कुछ एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसने वहाँ पे बाइंडिंग कर ली। अब अगर आपने इसको मतलब अगर आप इसको डिटेक्ट करेंगे तो आपको फॉल्स रीडिंग मिलेगी, और ये फॉल्स रीडिंग आपको फिर पता नहीं करने देगी कि कहाँ आपका जीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है या फिर उसकी लोकलाइजेशन। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको वॉश आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे? इसको वॉश आउट कर देंगे। आफ्टर वॉशिंग आप क्या करते हैं? काउंटर स्ट्रेन करते हैं। काउंटर स्ट्रेन किससे करते हैं? डैपी से करते हैं। डैपी क्या है? एक न्यूक्लियर स्ट्रेन है। जहाँ भी आपको न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रेन करना है आप डैपी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी वगैरह में देखा होगा, तो डैपी को यूज़ करने के बाद आपको ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस दिखाई देगा, जिसको आपको डेटा को विजुलाइज करने के लिए, यानी कि आपको जो डेटा आपका जो फ्लोरेसेंस एमिट हो रहा है उसको देखने के लिए आपके पास कोई ना कोई माइक्रोस्कोप होना चाहिए। इट कुड बी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप और कुड बी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो आपने जो भी हाइब्रिडाइजेशन किया है, उस हाइब्रिडाइजेशन से जो फ्लोरेसेंस एमिट हो रही है, उस फ्लोरेसेंस को देखने के लिए आप क्या करते हैं? एक माइक्रोस्कोप लेते हैं और उस माइक्रोस्कोप के नीचे आप अपना जो भी डेटा था उसको विजुलाइज करते हैं, जिससे कि आपको जहाँ जहाँ पे फ्लोरेसेंट एमिट होती दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ पे आपका पर्टिकुलर जीन है या पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मैंने आपको वैसे तो कल की क्लास में समझा दिया था, जो भी लास्ट क्लास थी हमारी उसमें, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने
एक टारगेट सीक्वेंस ली है, यानी कि एक टारगेट डीएनए लिया है जो कि डबल स्टैंडर्ड है, जहाँ पे आपको फिक्स सेल दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला ये टारगेट डीएनए है, और एक हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमें प्रॉप डिज़ाइन करनी है वो लिया है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये जो प्रॉप डिज़ाइन करेंगे ये प्रॉप किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, टारगेट सीक्वेंस के ही ना। तो आपने क्या करा, आपको प्रॉप का और टारगेट सीक्वेंस दोनों की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो आपने प्रॉप डिज़ाइन के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो प्रॉप थी उसको डिज़ाइन कराया, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड को आपने डीएनए से कट कर दिया ताकि आप मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को वहाँ ऐड कर पाओ। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को पहले से आप बायोटीन से अटैच करके रखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बायोटीन से इसलिए अटैच कर दिया क्योंकि ये बायोटीन आगे जाके एविडेंस से बाइंड होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, जो भी आपका उसका सीक्वेंस जो भी आपको नोन था, क्योंकि जो टारगेट डीएनए से बाइंड होगा उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को आपने डीएनए से कट किया और उसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दिया। अब वहाँ पर जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि बायोटीन से बाइंड थे उनको वहाँ ऐड करा दिया। अब इसका आपने क्या करा है, डीनेचुरेशन करा है, क्योंकि प्रॉप कैसे होनी चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो आपने इसका डीनेचुरेशन करा है जिसकी वजह से सिंगल स्टैंडर्ड हो गई। और यहाँ पर जो टारगेट सीक्वेंस है ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको भी आपने क्या करा, डीनेचर करा, और उसके बाद दोनों को हाइब्रिडेशन के लिए छोड़ दिया ओवरनाइट छोड़ने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ बायोटीन है, बायोटीन तो फ्लोरोसेंस एमिट नहीं करेगा यहाँ पर, तो अब आपको क्या करना है कि पहले से ही या तो आप पहले से ही एविडेन को फ्लोरोफोर किसी न किसी फ्लोरोफोर से अटैच करके रखते हैं, और उसके बाद ये जो हाइब्रिडाइज वाले सीक्वेंस है इसके साथ आप एविडेन की बाइंडिंग कराते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में एविडेन को फ्लोरोफोर से आपने अटैच किया, और अब जहाँ भी ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाले सीक्वेंस है इससे बाइंडिंग कराई, तो जहाँ जहाँ जाके एविडेन बाइंड होगा वहाँ वहाँ पर फ्लोरोफोर क्या करेगा, फ्लोरोसेंट इमिट करेगा। इस फ्लोरोसेंस को आप कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप या फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। इससे आप क्या पता करते हैं, इससे आपको पता चल रहा है जीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, यानी जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसका लोकलाइजेशन क्या है, यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट में है या फिर उस पूरे ऑर्गेनल के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, पेरी से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है आपको, तो ऑल ओवर आपको आइडिया लग जाता है। ठीक, अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बार बार बोला कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। सेकंड थिंग, आप लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, जैसे आपने एक प्रॉप डिज़ाइन की। ठीक, अब वो प्रॉप अगर आपके उस ऑर्गेनल से बाइंड हुई, कहीं पर जाकर फ्लोरेसेंस एमिट कर रही है, वो प्रॉप बाइंड हुई है और वहाँ उस ऑर्गेनल में आपको फ्लोरेसेंस मिल रहा है, यानी कि आपका जो जीन था या जो आपने जो सीक्वेंस डिज़ाइन की है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बात, अब वो मान लो आप माइटोकॉन्ड्रिया से एमिट कर रही है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो आपकी इंटरेस्ट ऑफ सीक्वेंस है वो कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। इस तरह से आपने प्रेजेंस एंड एब्सेंस पता लगा सकते हैं और उसके लोकलाइजेशन पर्टिकुलर जगह पता लगा सकते हैं। अब हम आरएनए की ही नहीं, डीएनए की ही नहीं, आरएनए की बात कर सकते हैं। लाइक कोई आरएनए उसके बारे में पता लगाना, तो सेम चीज़, क्योंकि प्रॉप इट कुड भी डीएनए और कुड भी आरएनए, तो आप आरएनए का भी लोकेशन या उसका प्रेजेंस सब्सटेंस पता लगा सकते हैं। और सिंथेसिस क्यों, कि आपने जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक नॉर्मल है और एक कैंसर सेल है। नॉर्मल के अंदर कोई एक प्रोटीन नहीं बन रहा, लेकिन कैंसर सेल के अंदर बन रहा है। अब आपको पता लगाना है कि नॉर्मल सेल कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है कैंसर सेल में। तो आप क्या करेंगे, आप उस नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को कंपेयर करेंगे। कैंसर सेल में जो प्रोटीन बन रहा है वो किसी न किसी एमआरएनए से बन रहा होगा, उसके लिए आप प्रॉप डिज़ाइन करवाएंगे। वो प्रॉप अगर नॉर्मल सेल में जाके बाइंड हो गई और फ्लोरेसेंस एमिट कर रही है, यानी कि वहाँ पर वो नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो चुकी है कैंसर सेल में। ठीक है, और अगर बाइंड नहीं हुई तो वो वहाँ पर नॉर्मल सेल अभी भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो इस तरह से आप किसी भी एमआरएनए का या प्रोटीन का पता लगा सकते हैं कि सिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक नॉर्मल आरएनए के अलावा भी जो माइक्रो आरएनए या फिर लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, इनका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एसएम फिश यूज़ करते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड फिश। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेक्ट म्यूटेशन साइट ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एब्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इससे डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, जो भी एब्रेशंस हैं क्रोमोसोमल, उनका पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने क्राइडोचैट सुना होगा या फिर आपने डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, ये सब पढ़ा होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये डिलीशन या फिर ट्राइसोमी के एग्जांपल्स हैं। तो इनको हमने इस फिश एप्लीकेशंस के थ्रू ही पता लगाया है। ठीक है, जहाँ भी आपकी प्रॉप बाइंड हुई, आपने कोई प्रॉप डिज़ाइन करी, मान लीजिए वो पहले उसमें प्रेजेंट थी, लेकिन आपको पता लगाना है कि उसका डिलीशन हुआ है या अभी भी प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की प्रॉप डिज़ाइन कराएंगे
और जाकर उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर वो बाइंड हो गई तो वो प्रेजेंट है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद फ्लोरेसेंस सबमिट नहीं कर रही है तो वहाँ पे आप कह देंगे कि उसका डिलीशन हो चुका है। इसी तरह से आप डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन जितने भी क्रोमोसोमल एब्रेशन है आप पता कर सकते हैं। यूज फॉर स्पेशल टेम्पोरल पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि आप इसको जीन किस टाइम पे एक्सप्रेस हो रहा है और किस जगह पे एक्सप्रेस हो रहा है इसके लिए भी पता कर सकते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कैंसर सेल और नॉर्मल सेल का। इसके अलावा इसको जीन मैपिंग में यूज़ किया जाता है एज अ टूल। आपने फिजिकल मैपिंग के बारे में सुना होगा, तो फिजिकल मैपिंग में हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग को यूज़ करते हैं, STS को यूज़ करते हैं और फिश को भी यूज़ करते हैं। फिश को वहाँ पर आप मैपिंग के एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका कहाँ कहाँ यूज़ और हो रहा है, यूज्ड इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कोई भी न्यू स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना था, फिश का यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग में, बायोमेडिकल रिसर्च में, कैरियोटाइपिंग में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में। कैरियोटाइपिंग में कैसे करेंगे कि जितने भी कोई भी एक ऑर्गेनिल है आपको उसकी कैरियोटाइपिंग करानी चाहिए, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको आपको अरेंजमेंट देखना है। तो आप क्या करेंगे, फिश को यूज़ करेंगे और जो प्रॉप है उसको फ्लोरेसेंटली लेबल्ड करेंगे, हर प्रॉप को अलग अलग फ्लोरेसेंटली लेबल्ड करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो जहाँ जहाँ बाइंडिंग करेगी वो अलग अलग कलर में शो होगा और उसको आप फिर अरेंज कर लेंगे। तो ये इमेज आपको दिख रही होगी कैरियोटाइपिंग की इमेज है, इसमें सारे ही क्रोमोसोम अलग अलग फ्लोरेसेंस एमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ईजी से कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं और इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी बहुत यूज़ है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में यानी कि इसको मेडिकल के अंदर बहुत सारे डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि प्रेडर-विलाई सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट एंड एट्सेट्रा। ये बाकी की जितनी भी डिजीज़ हैं इनका हम बाद में देखेंगे, पर अगर हम बात करें प्रेडर-विलाई सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम एंड क्राई-डू-चैट, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही डिलीशन के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जब म्यूटेशन की बात करते हैं तो डिलीशन होता है, उसका ये एग्जाम्पल है। जैसे कि क्राई-डू-चैट के अंदर आपको पता होगा इन्फेंट के अंदर जो 5th क्रोमोसोम होता है उसकी पी आर्म डिलीट हो जाती है। अगर एंजलमैन सिंड्रोम की बात की जाए तो एंजलमैन सिंड्रोम के अंदर 15th क्रोमोसोम के क्यू आर्म डिलीट हो जाती है। किसके अंदर, तो फीमेल के अंदर। अगर फीमेल के अंदर 15 क्रोमोसोम की क्यू आर्म डिलीट हो जाती है तो इसकी एंजलमैन सिंड्रोम होता है। प्रेडर-विलाई सिंड्रोम में मेल के अंदर 15 क्रोमोसोम की क्यू आर्म डिलीट हो जाती है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल, क्राई-डू-चैट, प्रेडर-विलाई एंड एंजलमैन, ये तीनों डिलीशन के एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम की बात की जाए इसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। बाकी के सारे और कौन कौन से डायग्नोज किए गए, जैसे कि 22q3, q13 डिलीशन सिंड्रोम, वेलाकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, क्रॉनिक माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं ये सारी ही फ़िश को यूज़ करके डायग्नोस कर ली गई हैं। तो इस तरह से फ़िश का मेडिकल भी यूज़ किया गया है, ठीक है। इस तरह से फ़िश कंप्लीट हुआ, फ़िश के एप्लीकेशंस आज कंप्लीट कर दिए हैं और जाके बाकी जितने भी थे वो सारे मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और अगर कोई एडवाइस हो तो मुझे दीजिएगा। थैंक यू।